पेपर है जिसमें मैं पेपर सेकंड लगवा चुका हूँ और आज ये है पेपर थर्ड, जिसमें टोटल की संख्या है 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अ, या कोलॉइडी विलियन होता है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज क्या होता है ना। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो आंसर है, पहले मैं राइट आंसर के बारे में, आंसर है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स रहता है ना। और जो यहाँ पर ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पर जैसे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से कम, तो इसको जनरली ये जो ट्रू सॉल्यूशन रहता है पार्टिकल्स हो सकते हैं। और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये जनरली सस्पेंशन के पड़े होते हैं, थोड़े बड़े। और अगर हम इस पावर -10, तो ये एटॉमिक लेवल पे रहता है ना। एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स के लिए प्रयुक्त होता है। तो अपना राइट आंसर ये है। नेक्स्ट वन है अपने पास, विच वन हैज मोर फ्री एनर्जी, में अधिक मुक्त रहती है। ये सारी चीजें दी हैं, सबसे एनर्जी किसमें रहती है ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये क्या होती है। ये एक ऐसी साइट होती है, ये एंजाइम का मतलब ये एंजाइम की ऐसी साइट है जहां पर क्या होता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम क्या बोला जाता है, जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है उसको बोलते हैं। तो ये तो अपना ऑप्शन रहा नहीं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के बाद जब बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है ना। और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी मुख्य रूप से क्या रहती है, कम ही रहती है ना, बनने वाले प्रोडक्ट की। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो ये ऐसे मैटर होते हैं या पदार्थ होते हैं जो कोई भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। जो ट्रांजिशन है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, ये रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है जहां पर और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेट फ्रॉम मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का पिछले एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एसडीएस क्या होता है, एसडीएस क्या होता है। तो अब यहाँ पर तो नहीं पूछा उन्होंने, एसडीएस का फुल फॉर्म भी दिया है। एसडीएस क्या है तो अपन को पता चल गया, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है। लेकिन वो पूछ रहा है इनमें से हम किसको आइसोलेट करने के लिए, पृथक करने के लिए हम एसडीएस का इस्तेमाल करते हैं। अपन ने पढ़ा है कि जहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें हम एसडीएस पेज का या सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिपिड का कोई रोल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का भी कोई रोल नहीं होता, राइबोसोम्स का भी कोई रोल नहीं होता है। वहां पर डीएनए आरएनए ऐसे पढ़ते हैं, प्रोटीन्स। तो अपना एक ही बचा ऑप्शन ये हो जाता है, ठीक है। और सभी को आई थिंक क्या होगा। एचडीएस होता क्या है, ये एक डिटर्जेंट है ना। ये एक डिटर्जेंट है जो क्या करता है, प्रोटीन हो या पॉलीपेप्टाइड्स हो, उनके साइज को क्या करता है, डीनेचर करके, है ना, डीनेचर कर साइज के आधार पर अलग अलग करने में ये क्या कर देता है, उनकी हेल्प करता है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट है different molecular form of enzyme having the same substrate specificity are। वो पूछ रहा है एक समान क्रियाधार विशेषता वाली एक एंजाइम की, मतलब मैं आपको अपने भाषा में समझा देता हूँ। उन्होंने कहा एक समान एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है, स्पेसिटी वाले एंजाइम के विभिन्न जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, है ना। कोई भी सबस्ट्रेट
स्पेसिटी वाले एंजाइम्स हैं, अलग अलग रूपों में हैं, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अलग अलग हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था, इनको आइसो एंजाइम कहा जाता है ना। एलो एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स द्वारा, इसके द्वारा, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स द्वारा। नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम जनरली होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, ये क्या होते हैं कोएंजाइम, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, ठीक। जाइमोजन क्या होते हैं, जाइमोजन एंजाइम, मतलब ये प्रिकर्सर हैं, एंजाइम के इनएक्टिव प्रिकर्सर बोला जाता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर बोलते हैं, है ना। लेकिन बचा अपने पास ऑप्शन हैं आइसो एंजाइम, ये एक ही रिएक्शन को कैटालिट करने के लिए फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको आइसो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, 16S RNA अकर्स इन विच सब यूनिट। जब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स पढ़ते हैं, तो राइबोसोम्स हमने पढ़े हैं, राइबोसोम्स दीज आर टू टाइप्स, है ना, दीज आर टू टाइप्स, एक होता है 70S और एक होता है 80S राइबोसोम्स। तो पूछ रहा है कि 16S जब इनकी भी सब यूनिट बनती हैं, तो वो पूछ रहा है कौन सी सब यूनिट में अपन को मिलता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर 30S होता है और 50S होता है, और यहाँ पर 40 होता है, इधर 60 होता है। इसके अंदर भी हमने देखा है 16 होता है, तो यहाँ पर ये 70S का 30S सब यूनिट जो होती है, कोफिशिएंट बोलते हैं, तो इसमें हमें मिल जाता है 16S RNA, ठीक है, 16S rRNA ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और ये जनरली अपन को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में मिल जाते हैं। 50NS RNA जो होता है, ये क्या है, 70S की बड़ी यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। जो 50S है वो 70S की क्या है, बड़ी सब यूनिट है, और इसमें अपन को दो चीजें मिलती हैं, एक 5S और एक 23S RNA rRNA मिलता है, RNA मिलता है। यहाँ पर 70S तो पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स ही है ना। 19S का ऐसा अपन ने कहीं सुना ही नहीं है ना, तो अपना ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट वुड बी सप्लाइड टू द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें इकाई भार वाले सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, या शक्ति प्रदान होती है, ऐसा बोल रहा है। एनर्जी सबसे ज्यादा किससे मिल, ऐसा बोल सकते हैं, यूनिट वेट, है ना, शरीर को सबसे एनर्जी मिलती है। तो ये अपन ने पढ़ा ही है कि जो फेट होता है, लिपिड होता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जब भी हम खाना खाते हैं, अगर हम ऑयली खाना खाते हैं, आपको याद होगा, तो आपको खट्टी खट्टी डकारें भी आने लगती, क्योंकि उसमें एनर्जी ये हो जाता है ना। ये पोटैटो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जहां पर 4 किलो ऐसा बोल सकते हैं, 4 किलो कैलोरी ग्राम मिलती है ना, पर ग्राम। जबकि फेट में, या जो बटर है, ये फेट 1 ग्राम फेट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, जो सबसे ज्यादा है। एग में क्या होता है, एग में तो अपन को प्रोटीन भी मिलती है, फेट भी मिलता है ना, फेट भी होता है, ये होता है ना। और मिल्क में क्या होता है, मिल्क में अपन देखते हैं प्रति ग्राम एनर्जी मक्खन से कम रहती है, सीधी सीधी बात है ना। तो अपना राइट ऑप्शन ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोलेसिन किस प्रकार के कोशिका विभाजन को इनहिबिट करता है ना। तो ये क्वेश्चन मैं हूँ ऐसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइजेशन, है ना। ये क्या करता है, सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलकन को रोकता है एक तरीके से, है ना। तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनने से क्या कर देता है, रोकता है ना। स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देगा,
तो जिसके कारण क्या हो जाएंगे, जिससे क्रोमोसोम्स अलग ही नहीं हो पाते हैं, है ना। और ये सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, कोलेचिसिन सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहा है, स्पिंडल नहीं बनेंगे तो फिर भी रुक जाएगा। जबकि यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स डाईपॉलीमराइजेशन, ये क्या होता है, ये मतलब ये सटीक आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ स्पिंडल फाइबर विथ काइनेटोकोर, है ना। ये तो जनरली क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनने के बाद बनते हैं काइनेटोकोर, है ना, पहले नहीं बनते हैं, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रियोल, तो आपको बता देते हैं सेंट्रियोल को सीधे नहीं बल्कि ये क्या करते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स को प्रभावित करते हैं। सेंट्रियोल भी किससे बनते हैं, माइक्रोटिब्यूल की स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो ये एक आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम अलोंग विथ फूड कंटेंट्स इज कॉल्ड, वो भोज्य सहित लाइसोसोम को क्या कहते हैं, है ना। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो होती है माइक्रो बॉडी, जैसे पेरोक्सिसोम है ना, ये छोटे सेल्स होते हैं, है ना, पेरोक्सिसोम जैसे, इनको हम बोलते हैं माइक्रो। ऑप्शन तो ये रहा नहीं, है ना। फिर दूसरा अपने पास ऑप्शन है, दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम, ये क्या करते हैं, प्राइमरी जो लाइसोसोम होते हैं इनमें केवल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, है ना, फूड नहीं। फूड कंटेंट किसमें रहता है, फूड। रेसिडुअल बॉडीज है, ये क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है ना, उसको पचाता है एक तरीके से, तो ये भी नहीं है। बचा अपने पास सेकेंडरी लाइसोसोम, जो सेकेंडरी लाइसोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम भोजन के लिए भोजन के साथ जुड़ता है, इसको बोलते हैं फेगो फेगोलाइस सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम या फेगोलाइस सेकेंडरी लाइसोसोम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपने पास, द थ्रेशोल्ड इज डिफाइन एज, थ्रेशोल्ड की सही परिभाषा क्या है ना, थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर दैट प्रोड्यूस अ परसेप्टॉन और इफेक्ट, किसी कारक की न्यूनतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाले प्रभाव को, ये यही इसका राइट आंसर है ना, यही इसका राइट आंसर है। यानी किसी कारक की न्यूनतम मात्रा जो करे इफेक्ट उत्पन्न करती है, उसी को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम क्वांटिटी के केस में अगर हम बात करें तो बात क्या होता है, जिसके बाद इफेक्ट ये हो जाता है या हार्मफुल हो जाता है, ये भी नहीं है। और जो मैकेनिज्म ऑफ प्रमोट डेवलप, ये भी नहीं है। अपना आंसर सीधा सीधा एक मिल जाता है। नेक्स्ट है, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, तो आपको पता ही होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन, है ना, नहीं होते, से मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाकी के आप देखेंगे ये मिल जाएंगी सारी चीजों में, बाकी का इसमें प्रेजेंट नहीं होती। थियोरेटिकली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कुड नॉट बी बाई, वो पूछ रहा है सैद्धांतिक रूप से डीएनए प्रतिकृति संभव नहीं है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन किस केस में पॉसिबल नहीं है, वो पूछ रहा है। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है, इसमें डीएनए का कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है, डी साथ में रहता है, ये तो ठीक है। डिसरप्टिव में क्या होता है, छोटे जो सेगमेंट हैं बढ़ जाते हैं और एप्लीकेशन बना लेते हैं, ये भी ठीक है, और ये हम पढ़ते ही हैं, तो तीनों पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव भी पढ़, डिसरप्टिव भी पढ़ लेते हैं, सेमी डिलीशन मोड नहीं पढ़ते, है ना।
ये रेप्लिकेशन की कोई मेथड है ही नहीं, तो अपना राइट आंसर भी यही हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द डीएनए डुप्लेक्स इन यूकैरियोटिक इज लाइनर एंड रेप्लिकेट्स। यूकैरियोटिक डुप्लेक्स डीएनए रेप होता है और रेप्लिकेट करता है, वो कंडीशन अपन को बतानी है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यूकैरियोटिक लीनियर होता है, अच्छी बात है ना, और रेप्लिकेट भी करता है। क्या आप मोनो डायरेक्शनली करता है? नहीं, एक ही दिशा में नहीं करता है ना। ऐसे अपन देखेंगे तो इधर भी स्टार्ट चलता है, ये दोनों साइड चलता है, ये तो अपना ऑप्शन रहा नहीं। टेट्रा तो हो नहीं सकता, ट्राई भी हो नहीं सकता, बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीपी एनर्जी रिलेटेड ड्यूरिंग एटीपी टू एडीपी इज। एटीपी से एडीपी का निर्माण करने में ऊर्जा की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इसमें अलग अलग आंसर दिया था, पर यहाँ पर अप्रोक्स, जैसे किसी में ये 9 भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर 12,000 किलो कैलोरी लगभग लगभग 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, इनका निर्माण करने के लिए। एटीपी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन डाइफॉस्फेट निर्माण है ना, इससे जब इसका निर्माण होता है एनर्जी की मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास है 1 मिनट, पूछ रहा है डाइमर टीलोमरेज इन्वॉल्व, पूछ रहा है डाइमर टीलोमरेज किस में इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, ये डीएनए रेप्लिकेशन इकोलाई, इसमें सीधा सीधा डाइमर जो टीलोमर्स होते हैं है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं। इस केस में होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये डीएनए की रिपेयर करवाता है और रेप्लिकेशन से जुड़ा रहता है ना। इस केस में डाइमर टीलोमरेज, टीलोमर जिसको बोल रहे हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये या तो अपने रेप्लिकेशन से, क्योंकि अपन देख रहे हैं दोनों रेप्लिकेशन से, ये डुप्लीकेशन से है ना, ये डाइमर टॉलरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक प्लेस इन प्रायर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। या इसको अपन सीधा सीधा अलग तरीके से समझ सकते हैं, फाइटेनिक एसिड, नहीं सॉरी, फाइटेनिक एसिड का अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन से पहले क्यों होता है, वो ऐसा पूछ रहा है ना। वो पूछ रहा है फाइटेनिक एसिड के अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन से पहले क्यों होता है या पूर्व क्यों होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो कोए एंजाइम ए, ये क्या है, एक्टिवेशन से रिलेटेड है ना, कैन नॉट एक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन से ये हटना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लिखा है बीटा कार्बाई मिथाइल ग्रुप, ये बिल्कुल सही बात है ना। इस पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होने के कारण बीटा ऑक्सीडेशन सीधे नहीं हो पाता है ना, इसलिए लेट हो जाता है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से संबंधित है ना, ट्रांसपोर्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से संबंधित है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको सीधा सीधा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है ना, बीजाणु रचना क्या कहती है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है वो सीधा सीधा यही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, ये इतना बड़ा सिर्फ ऐसे दिया है ना। देखो, ऐसी संरचना के बीजांड ग्रंथ से निकलकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन अवस्था में बीजांड को लगभग पूर्ण तरह घेर लेती है इस संरचना, तो सीधा सीधा इतना अपन को नहीं है, सीधा इतना सा क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो आपको मैं बता देता यहाँ पर इसको एरिल कहा जाता है, क्या बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जो बीजांड ग्रंथ या जिसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं, इससे निकलकर बीजांड को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कैरेंकल क्या होता है, कैरेंकल जो होता है ये माइक्रोपाइल के पास
की वृद्धि माइक्रोपाइल के पास में रहता है। और सैक्रोटेस्टा ये क्या होता है, सीड कोट का मांसल भाग होता है ना, किसका, सीड कोट का मांसल भाग होता है। ओपरकुलम एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, इसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विशिष्ट लक्षण है। स्यूडो मेम्ब्रेन सैक आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, का फीचर है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर स्टीमेसी है ना, पोडो स्टीमेसी, स्टीमेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं इन प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, स्यूडो एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होते हैं, स्यूडो एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल एम्ब्रियोसैक होता है ना। पाइप में इसमें भी अलग तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, इसमें भी नॉर्मल, राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो, इसके लिए कितने प्रकार मतलब फंक्शनल स्पोर होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं, वो ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 होते हैं, है ना, 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, है ना, 3 यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होते हैं इस केस में। तो आप और इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन में क्या बनते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड क्या बनते हैं, एम्ब्रियोसैक बनते हैं, है ना। और ये ऑप्शन तो अपना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमनियन इज नॉट प्रेजेंट, एमनियन निम्न में से किस में प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में क्या होता है, एमनियन प्रेजेंट नहीं होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं इस, ये एमनियोट्स होते हैं, पक्षी भी एमनियोट्स होते हैं, स्तनधारी भी होते हैं, यानी ये इनमें एमनियन प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर, है ना, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, क्या हैं, निम्न में से। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक, अतिरिक्त एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पर ये है, कुछ मेम्ब्रेन जो भ्रूणी निर्माण में भाग नहीं लेती हैं, है ना, यही एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मतलब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट है, सिग्नलिंग न्यूक्लियस इन सेल आर नॉन एज, कोशिका में संकेतन अणु को क्या कहा जाता है ना, कोशिका में इनको लिगेंड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इनको, सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियस, इनको इन्होंने क्या कहा है, इनको लिगेंड बोलते हैं। लाइसोसोम तो बोलते नहीं है। अच्छा, लिगेंड, फर्स्ट लिगेंड्स नहीं, लिगेंड, सॉरी, लिगेंड बोलते हैं, है ना, लिगेंड्स नहीं, याद रखेंगे इसको, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड्स नहीं, है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, लाइपेज से भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, those receptor which involve in rapid signals at synapse are known as, वे ग्राही जो सिनाप्सिस व रैपिड सिग्नल में मतलब संलग्न रहते हैं या अटैच रहते हैं या सिनेप्स रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो या फिर अपन ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं, कोशिका में जो सिग्नलिंग नहीं, सॉरी, सिनेप्स पर जो रैपिड में कौन से रिसेप्टर शामिल होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होता है यहाँ पर, आयन चैनल लिंक जो रिसेप्टर होते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जी प्रोटीन्स क्या होते हैं, जी प्रोटीन लिंक क्या होते हैं, ये मध्यम गति के होते हैं, कैसे होते हैं, मध्यम, मीडियम, है ना। ये बात किसकी कर रहा है, रैपिड की, तो रैपिड आयन चैनल लिंक्ड वाले होते हैं, वो रैपिड होते हैं, है ना। एंजाइम लिंक
ये ग्रोथ फैक्टर है। क्या है? ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर के लिए होते हैं। हार्मोनल लिंक है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेकिंग द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। वो पूछ रहा है निम्न में से कौन परिवर्धन के क्रम को तोड़ रहा है ना। तो अपना सही आंसर रहेगा ये है ना। क्या है? न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन एक्चुअल में क्या है? न्यूरुलेशन विकास के क्रम में गेस्टुलेशन के बाद आता है ना। और विकल्प में यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, एक तरीके से यही ब्रेक कर रहा है। बाकी का मॉड्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ये ब्रेक कर रहा है ना। पहले मॉड्यूलेशन आएगा, फिर ब्लास्ट, इसके बाद ये नहीं आएगा, तो बाकी का अपना ये गलत हो ही जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास बड़ा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट। एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, है ना। या फिर हम इसको, मैं मेरी भाषा में बता देता हूँ, इम्बिबिशन के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें दिया है ना, कौन सा कथन सही है। तो इम्बिबिशन में क्या होता है? इम्बिबिशन में प्लांट इम्बिबिएंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, बिल्कुल सही बात है। पानी को क्या करते हैं, है ना, एब्जॉर्ब भी करते हैं, ये चीजें तो हैं ही, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या आ जाता है? द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इम्बिबिएंट्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। द रिडक्शन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर ड्यू टू इम्बिबिशन इस, देखो हिंदी में भी देख लो आप, ऐसा सोचेंगे। वो पूछ रहा है अंतः शोषक के आयतन में वृद्धि उसके द्वारा शोषित जल के आयतन से अधिक हो जाएगी। शोषित जल के आयतन से अधिक कैसे हो जाएगी, है ना। फिर वो पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला पॉइंट है, अंतः शोषण के फलस्वरूप जल के रासायनिक विभव में कमी को मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसको मैट्रिक्स विभव कहते हैं। फिर है तापक्रम में वृद्धि हो जाए तो अंतः शोषण की दर में भी वृद्धि होती, बिल्कुल सही बात है। फिर वो पूछ रहा है, फिर बोल रहा है मध्यम माध्यम की अगर पीएच पीएच से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता इम्बिबिशन का, तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? 1, 3 और 4, है ना, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो प्रोप्रायोसेप्टर्स आर फाउंड इन, या रूपांतर ग्राहक निम्न में से किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं ऐसा पूछ रहा है ना। फाउंड इन, तो ये जनरली जोड़ों में मिल जाते हैं, है ना। मांस में मतलब मांसपेशियां मतलब जॉइंट होते हैं और मांसपेशियों में स्थिति का मतलब पोजीशन के बारे में ये बताते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, नेत्रों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। नोज में क्या होते हैं? ओल्फैक्ट्री अल्फैक्ट्री CTORY रिसेप्टर होते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, ओल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, गस्टेटरी फैक्टर्स रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। यहाँ पर जोड़ों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? प्रोप्रायो रिसेप्टर, है ना, प्रोप्रायोसेप्टर्स, है ना। ये आप जैसे भी याद करें, मेरी तो जीभ भी नहीं लौट पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का पायरुविक एसिड में रूपांतरण निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? फास्फो पायरुविक एसिड, है ना, का पायरुविक एसिड में बदलना, PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, है ना, ये किस में बदल रहा है? पायरुविक एसिड में। तो ये कैसी क्रिया है वो पूछ रहा है। तो ये जनरली क्या है? ट्रांस फास्फोरिलेशन की क्रिया है। क्या है? ट्रांस फास्फोरिलेशन की क्रिया है। इस प्रोसेस में क्या होता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से फास्फेट ग्रुप क्या हो जाता है? ADP को ट्रांसफर हो जाता है और ATP बनता है ना, ATP बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहती है।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो अपना ये आंसर तो हुआ नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है यहाँ बनने की, तो अपना आंसर ये आ गया है। फिर भी हम और चीजें देख लेते हैं। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसका मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाते हैं, अगर बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। आइसोमराइजेशन में इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है ना, ये भी अपना ऑप्शन नहीं, अपना ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, श्वसन गुणांक का मान अनंत होता है। पिछली बार एक क्वेश्चन डिलीट करा था जीरो के वजह से, क्योंकि उन्होंने जीरो दे दिया था। वो अनंत होता है, किसमें होता है आप बता सकते हैं, है ना। तो ये जनरली अपन को मिल जाता है जहां ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऐसे केस में अपन को मिल जाएगा, है ना। अनंत केस में जब ऑक्सीजन नहीं ली जाती है तब हमें मिल जाता है टिश्यू रेस्पायरिंग इन एब्सेंस ऑफ O2। इस केस में हमें क्या मिल जाता है, जो रेस्पायरेशन क्वोशिएंट आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, 1 होता है। प्रोटीन लिपिड का 1 से कम होता है ना, 1 से कम होता है, 0.87 ऐसे करके, है ना। और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है इसका 1 से अधिक होता है। बचा अपने पास ये अनंत किस केस में होता है, यानी एनारोबिक कंडीशन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द टर्म फोटोसिंथेटिक फोटॉन्स फ्लक्स इन यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, प्रकाश संश्लेषी फोटोन अविवाह, है ना, टर्म किसके लिए यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरली यूज होता है द लाइट क्वांटिटी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, द लाइट क्वांटिटी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, है ना, इसको PAR, है ना, PAR। ये क्या, ये इसमें क्या रहता है, केवल जो लाइट की वेवलेंथ होती है विजुअल वाली रहती है 400 to 700 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। और इसमें क्या होते हैं, ये रेंज है आप देखेंगे। और अगर इसकी बात करें, द लाइट कंसंट्रेशन एट सिंथेटिक एक वो बोल रहा है वह सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण दर के बराबर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। मैंने आपको बताई जस्ट सोलराइजेशन में क्या होता है, द लाइट रेडिएशन कॉजिंग सोलराइजेशन, है ना, अत्यधिक प्रकाश से होने वाले जो डैमेज आ जाता है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। इन्वॉल्व इन फॉक्सफायरेज, है ना, वो पूछ रहा है कि निम्न में से एंजाइम फॉक्सफायर से संबंधित है ना, फॉक्सफायर से संबंधित है, तो अपन को ये बताना है। फॉक्सफायर सीधा सीधा आप बता सकते हैं ल्यूसीफेरस, है ना, ल्यूसीफेरस जो होता है ये फॉक्सफायर से रिलेटेड है। ये क्या करता है आपको पता होगा, बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करता है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करता है, जिसके कारण अपन को लाइट जैसी चमकती हुई दिखाई देती है। अगर हम एल्डोज की बात करते हैं तो ये ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, किस है, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। और अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करते हैं तो ये पेंटोज पेंटोज पाथवे का एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज का एक्टिवेशन एंजाइम है ना, ग्लूकोज का एक्टिवेशन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सरल सा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा होगा, है ना। O2 की अनुपस्थिति में, है ना, ऐसा पूछ रहा है, O2 की अनुपस्थिति में ईस्ट द्वारा अधिक ग्लूकोज का उपभोग करना, है ना, क्या कहलाता है। यहाँ पर इतना सारा लिखा है, इसका मतलब यही है, इन्होंने ये तो दे दिया कि 1861 में देखा गया कि ईस्ट ऑक्सीजन की उपस्थिति की बजाय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ग्लूकोज का उपभोग करता है, मतलब उपयोग करता है ना। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना क्या कहलाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको पाश्चर इफेक्ट बोलते हैं, इसको पाश्चर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये वार्बर इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ये कैंसर कोशिकाओं से रिलेटेड है ना, वार्बर इफेक्ट कैंसर कोशिकाओं से रिलेटेड है ना। और जो पाश्चर इफेक्ट है ये किससे,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, आपको पता ही होगा, फर्मेंटेशन होता है ना, फर्मेंटेशन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज को बढ़ाता है। और केल्विन इफेक्ट CO2 फिक्सेशन से, कॉल्चिसिन लिखा है यहाँ, केल्विन लिखा है, ये गलत लिख दिया, काल्विन लिख दिया। तो ये किससे है, CO2 फिक्सेशन से है, 3 कार्बन का यहाँ पर, 3 कार्बन का यहाँ पर फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट इमर्शन इफेक्ट जनरली फोटोसिंथेटिक इन्हांसमेंट से रिलेटेड है ना, फोटोसिंथेटिक इन्हांसमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो पूछ रहा है निम्न में से प्रतिजीविता का उदाहरण नहीं है, एंटीबायोटिक्स का उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर 1 मिनट, है ना, कौन सा एंटीबायोटिक्स का उदाहरण नहीं है, तो सांप द्वारा मेंढक का शिकार, ये तो सीधा सीधा हंटिंग हो गई है, हंटिंग हो गई, तो यही ऑप्शन हो जाएगा अपना, है ना। और पीडेशन कर रहा है, बाकी का कोरोला, जो क्लोरेला ऑन एंड ग्रोथ ऑफ डाइटम्स, ये हो सकते हैं। यहाँ पर प्रतिजीविता लिखा है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये इफेक्ट करेगा, इन सब में देखी जा सकती हैं चीजें, पर यहाँ पर क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, इसको पीडेशन का काम कर रहा है। कुछ विशिष्ट पादप खाने के बाद बकरी की मौत, ये भी हो सकता है एंटीबायोटिक्स के कारण, एंटीबायोसिस के कारण, है ना। विशिष्ट प्रकार के शैवालों से मछलियों की मौत, ये भी हो सकता है एंटीबायोसिस के कारण, है ना, ये भी हो सकती है बाकी के। नेक्स्ट अपने पास है इम्यूनो इम्यूनो कैस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट, तो वो पूछ रहा है प्रतिरक्षी बंधी के विरुद्ध प्रतिरक्षण है, मतलब ऐसा पूछ लिया है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, तो थायरॉक्सिन जो रिलीजिंग हार्मोन, ये जनरली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको GnRH भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को रोक, जिससे क्या होता है, इम्यूनो, जिसको जनरली इम्यूनो कास्ट्रेट कहते हैं, है ना, यही है, कास्ट्रेशन कहा जाता है, इम्यूनो कास्ट्रेशन कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से ना रिलीज होने को। यही क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को रोकता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड है। बेसोप्रोसिन, ये वाटर से रिलेटेड है ना, वाटर बैलेंसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है, इसका ऐसा सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो पैर तो होना कौन सी नर्व फिनोमेनन है, इतना है। अपन पढ़ेंगे तो जब किसी व्यक्ति के बाएं नग्न पैर के नीचे कोई वस्तु आ जाए, बायां पैर सख्त हो जाता है और बायां पैर वस्तु व स्थान से हटा लेते हैं, इस तंत्रिकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा पूछा है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको क्रॉस्ड रिफ्लेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस्ड रिफ्लेक्स कहा जाता है ना। तो ये क्या होता है, जब एक पैर में दर्द होता है तो बैलेंस बनाने के लिए दूसरा पैर क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। जो कंडीशन रिफ्लेक्स जो होता है ना, या प्राणकुली कंडीशन रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है, वो लर्निंग से रिलेटेड है इसमें, है ना, ये भी कहीं नहीं। और बाकी की मतलब ये जन्मजात प्रोसेस है, अनकंडीशनल, है ना। और रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये जनरली जब ये उस मतलब ये न्यूरॉन्स जब दोबारा सक्रिय नहीं होता, उस कंडीशन को बोला जाता है। तो अपना राइट आंसर ये क्रॉस रिफ्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट वन है अपने पास, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इन विंगलेस इंसेक्ट्स आर सिचुएटेड इन, यानी वो पूछ रहा है पंखहीन कीटों में तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं स्थित होती हैं, है ना। पंखहीन या विंगलेस जो इंसेक्ट होते हैं, इनमें जो तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली होती हैं फ्रंटल ऑर्गन पे, है ना, फ्रंटल ऑर्गन पे सीधा सीधा है, ये अन्य भाग हैं इनसे रिलेटेड है नहीं, ठीक है, अपना ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अलार्म
फेरोमोन फेरोमोन्स आर रिलीज्ड बाय, है ना, सचेतक फिरोमान विमोचित किए जाते हैं, है ना, ये कहाँ से विमोचित किए जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर से रिलीज किए जाते हैं। जो ब्लैडर हो, इनका यूरिन स्टोरेज का रहता है ना, और क्या करते हैं, नोच मतलब स्मेल को पहचानने के लिए है, ये देखने के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना यही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपने पास, सुपीरियर oblique muscles in eye of scoliodon are attached to eye wall at, वो पूछ रहा है स्कोलियोडॉन जो होता है ना, कि नेत्रों की ऊर्ध्व त्रियक पेशी नेत्र गोलक पर जुड़ी रहती है, कौन से भाग पर जुड़ी रहती है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर एंटीरियर डोर्सल साइड से, एंटीरियर डोर्सल, डोर्सल है, डोर्सल कर दिया है, डोर्सल साइड से जुड़ी रहती है ना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो पूछ रहा है व्हेन बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर कॉम्पैक्टली रिलैक्स्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मतलब सीधा सीधा मैं आपको सरल सी भाषा में समझा देता हूँ कि हृदय की शुरुआत किसके द्वारा होती, वो इतना पूछ रहा है, इतना सारा क्वेश्चन लिख दिया है कि हृदय की अगर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये मैं वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, किससे होती है, ऐसे नोड से, है ना, साइनस नोड से, साइनस नोड से होती है, इम्पल्स फ्रॉम साइनस नोड से स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड भी बोलते हैं, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है ना, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। तो ए भी नोड का क्या काम है, ए भी नोड का क्या काम है, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को वेंट्रिकल तक ले जाते हैं, है ना, सिग्नल्स को वेंट्रिकल तक ले जाते हैं। एट्रिया फ्लेक्शन क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल का है ना, ये कॉन्ट्रेक्टाइल का कारण है, कारण नहीं है, रिजल्ट है, ऐसा है ना, ये भी, ये लास्ट प्रोसेस है, तो अपना राइट आंसर यही हो जाता है। नेक्स्ट वन है अपने पास, एक क्वेश्चन पूछा यहाँ है, द जेनेटिक डिफेक्ट्स नोन एज थैलेसीमिया, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, रिजल्ट्स फ्रॉम पार्शियल या टोटली एब्सेंस ऑफ वन और मोर, वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सी कंडीशन में हमें ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है ना, तो थैलेसीमिया किसका रिजल्ट है, ऐसा पूछ रहे हैं, केवल या अल्फा चैन हीमोग्लोबिन की हो जाए तब, तो नहीं, सीधा सीधा आंशिक रूप से थैलेसीमिया होगा इसका, है ना, तो एक अगर चैन होती है, अगर हमें राइट आंसर देखना है, तो यहाँ पर बोल रहा है बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, तब भी ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा, है ना, तो ये आंशिक रूप से ही रहेगा। अल्फा बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, इसमें अगर अल्फा बीटा चैन की कमी हो जाए, है ना, या अनुपस्थिति हो जाती है, तो क्या हो जाता है, थैलेसीमिया डिसीज हो जाती है। और यहाँ पर इनसे, इनका कोई मतलब नहीं है, इससे क्या है, ये फीटल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है ना, फीटल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, निम्न में से कौन सा समान समूह से अलग है, ऐसा पूछ रहा है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, सेम ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखो कैडरिन जो होता है, ये भी जुड़ने रिलेटेड है, और इंटीग्रिन भी है ना, ये सब किससे रिलेटेड है, किसी से जुड़ने से, जबकि प्रोथ्राम्बिन किससे रिलेटेड है, प्रोथ्राम्बिन का नाम आपने सुना होगा, ये क्लोटिंग फैक्टर है ना, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, तो ये अपना आंसर हो जाता है, ये बिल्कुल अलग है इन तीनों से। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड बाय, है ना, ये पूछ रहा है, मैं आपको सरल सी भाषा में बता देता हूँ कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, है ना, ये सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो होता है राइट आंसर है डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस एमंग रिलेटिव्स, है ना, संबंधियों के लक्षणों से समानता के आधार पर हम इनका पता लगाते हैं, यानी सीधा सीधा ये है कि रिश्तेदारों के बीच समानता की डिग्री से मात्रात्मक लक्षणों का पता चलता है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और
इनसे इनका कोई कनेक्शन है नहीं। नेक्स्ट वन है अपने पास, हाइब्रिडोमा रेफर टू द, वो पूछ रहा है हाइब्रिडोमा जो होता है उससे क्या तात्पर्य है। तो आपको पता ही होगा हाइब्रिडोमा में क्या होता है, हाइब्रिड सेल्स होती है स्पेशली प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना, कंटिन्यूसली, जिसको हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं। संकरित कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती रहती हैं, इनको ही हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं, है ना। बाकी का यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिप्लॉयड नहीं होती है ना। और ये भी हाइब्रिड, ये विशिष्ट तो ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हो जाता है, संकरित कोशिकाएं जो विशिष्ट डाइक्लोनल थोड़ी होती है, मोनोक्लोनल होती है, मल्टीक्लोनल नहीं होती भाई, है ना। राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन है टिटिकेल्स क्या है, टिटिकेलिस, है ना, क्या है आपको, ये तो क्वेश्चन पुराना है और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एलो पॉलीप्लॉइड्स है ना, एलो पॉलीप्लॉइड्स। टिटिकल होता क्या है, ये वीट और राई, वीट और राई, वीट और राई, है ना, वीट और राई, इनके हाइब्रिडाइजेशन से एक अनाज बनता है ना, जिसको हम टिटिकेल बोलते हैं, है ना। और इसमें दोनों का जो जीनोम रहता है डिफरेंट रहता है, इसलिए हम इसको एलो पॉलीप्लॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शो लिंकेज इन प्लांट्स वाज डन इन, वो पूछ रहा है पादपों में सहलंगता दर्शाने का पहला प्रयास किसमें किया गया था, है ना। या मैं अपने तरीके से क्वेश्चन बता देता हूँ, पादपों में लिंकेज का पहला प्रयास किसमें देखा गया था या किया गया था। तो ये देखा गया था लेथायरस ओडोरेटस में, है ना, लेथायरस ओडोरेटस में देखा था। और किसने देखा था सबसे पहले, बेटसन और पुनेट ने देखा था, है ना। बेटसन और पुनेट नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा था किसको, लिंकेज को, है ना, लिंकेज को। अगर हम आइनोथेरा लेमार्कियाना की बात करें तो ये म्यूटेशन के लिए फेमस है ना, म्यूटेशन के लिए फेमस है। अगर पाइजम सेटाइवम की बात करते हैं तो ये मेंडल के लॉ के लिए फेमस है ना, मेंडल के लॉ के लिए। जबकि लेथायरस किसके लिए, लिंकेज के लिए है ना, आप याद रखेंगे। जियामेज आपने सुना होगा मैकलिनटॉक के बारे में, है ना, जंपिंग जीन्स, है ना, मैकलिनटॉक, बारबरा मैकलिनटॉक। नेक्स्ट, which of the following doesn't come under इथियोपियन रीजन, वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इथियोपियन क्षेत्र में नहीं आता है। ये तो एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा न्यूजीलैंड नहीं आता है, बस आप इसको ऐसा याद रखेंगे, बाकी का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बहुत बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है पर मैं आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। एक लेखक द्वारा नामकरण और दूसरे द्वारा क्या है, पौधे का वैध प्रकाशन किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये देखो मैं बोल, पादप का नाम एक लेखक द्वारा किया गया है लेकिन दूसरे के द्वारा वैध प्रकाशन किया गया हो, है ना। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण इस कथन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको जनरली, है ना, गोलिवियम टोमेंटोसम नट एक्स सीम, है ना, ये बोला जाता है। आप तो इतना याद रखेंगे, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में ज्यादा, पर हाँ इसको यही बोलते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, नट नट एक्सीम, है ना, नट एक्सीम, ये क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, आईसीएन जिसको बोलते हैं ना, आईसीएन, आईसीएन द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, है ना। और लेकिन शीम ने इसे क्या किया था, वैज्ञानिकों के अनुसार इसको वैलिडेट पब्लिश किया गया है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बाकी का ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप देख लेना भले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी होलोटाइप को इंगित किया जाना आवश्यक है किस डेट के। अब ये भी एक क्वेश्चन है, आपको याद करना है, 1/1/1958, है ना। तो ये पूछ रहा है किस तिथि से होलोटाइप निर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य हो गया था। तो ये अपना 1/1/1958, है ना, ये याद रखना पड़ेगा। ये सेक्सुअल सिस्टम्स क्लासिफिकेशन गिवन बाय, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, पुंकेसर, स्टेमेन,
जिसको बोलते हैं, इनके नंबर के आधार पर इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम्स क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, जिसको सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम हचिंसन की बात करते हैं तो हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था, है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था। और अगर हम तख्ताजन की बात करें तो इन्हीं के साथ इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। और थॉर्ने की बात करें तो इनको फाइलोजेनेटिक या नेचुरल जो सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो भी दिया था। तो ये दोनों में आ जाते हैं एक्चुअल में। तो अपना राइट आंसर कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट वन है अपने पास, विदाउट टचिंग देम कैस्टिलेट्स फिशेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। वो पूछ रहा है बिना छुए मछलियों को पहचाना जा सकता है ना, किसके द्वारा पहचान सकते हैं? तो मैं आपको बता, ये क्वेश्चन वहां पर मिस कर दिया है एक्चुअल में, है ना, इसका आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट है डाई डाई कॉन्डाइलिक स्कल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। वो पूछ रहा है डाई कॉन्डाइलिक करोटी निम्न में से कौन से जो तंतुओं का लक्षण है, तंतुओं का, है ना, किसका लक्षण है, ऐसा अपन बोल सकते। तंतु नहीं होगा, जंतु होगा, है ना। तो किसका फीचर है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो राइट आंसर है अपने पास 49 का, ये एम्फीबियंस और मैमल्स का कैरेक्टर होता है ना। इसमें क्या होते हैं, दोनों समूहों की जो स्कल होती है ऑक्यूपिटल कॉन्डाइलस होती है ना, ऑक्यूपिटल ऑक्सीपिटल बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलस होती है ना। और बाकी के यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, इनमें रेप्टाइल्स दिया है ना, रेप्टाइल्स दिया है, एबीज दिया है ना, रेप्टाइल्स एबीज। तो इनमें जनरली क्या होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, आप इतना याद रखेंगे। इनकी स्कल क्या होती है, मोनोकॉन्डाइलिक, ये भी याद रखेंगे। बहुत अच्छा है। बाकी का देख लेना क्या है पूरी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अल्फा एंड गामा टेक्सोनॉमी हैव बीन गिवन बाय। ये इसका नाम जब जब आए वैज्ञानिक का, ये अल्फा गामा है ना, तो ये टरेल ने दिया था। किसने दिया था? टरेल ने दिया था। जबकि आपको पता होगा जॉर्ज बेंथम ने क्या दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। कार्ल मेज की बात करें तो ये सीरोलॉजी से रिलेटेड है ना, सीरोलॉजी से रिलेटेड है, और सीरम विज्ञान जिसको बोलते हैं। और तख्ताजन जस्ट मैंने आपको बताया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट वन अपने पास क्वेश्चन है, हेमिकोडेट्स की निकटतम बंधुता निम्न में से किस संघ से है ना। हेमिकोडेट की जो एफिनिटीज है किस फाइलम के साथ है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जनरली है अपनी एकाइनोडर्मेटा के साथ, है ना। किसके साथ है? एकाइनोडर्मेटा के साथ है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा के साथ है। इनके लार्वा जो होते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, है ना, क्या होते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा होते हैं। और एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, काफी इनमें क्या रहती है, सिमिलरिटीज रहती है ना। नेक्स्ट है बीटा डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी, इसका पूछ रहा है बीटा डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी से मतलब है ओवर एन एरिया कॉन्सिस्टिंग ऑफ मैनी हैबिटाट। वो बता रहा है कि विभिन्न आवासों के बीच जो स्पीसीज होती हैं, टर्नओवर रेट को बीटा डाइवर्सिटी से निरूपित किया जाता है, या इसका मतलब रहता है ना। तो अपना गामा मतलब क्या होता है, ओवर अ लार्ज एरिया, है ना, गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। ओवर अ लार्ज एरिया को हम क्या बोलते हैं? गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। विथ इन अ साइट इसको अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है ना। एक बड़े क्षेत्र में रह रही है तो गामा, एक स्थान में रह रही है तो इसको अल्फा, और वो बोल रही है कई आवासों वाले क्षेत्रों में रह रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको जनरली हम बोल रहे हैं बीटा डाइवर्सिटी, है ना। तो आप याद रखेंगे। और एक आवास में रह रही है तो ये भी सिंगल हैबिटेट, ये भी एक अल्फा डाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो अपना ऑप्शन ये भी नहीं है, अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अपने पास, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है पर मैं इसको छोटा बना देता हूँ। वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में सीधा सीधा को है ऊर्जा का स्रोत जो इकोसिस्टम की
आंतरिक रखरखाव लागत को कम करता है और उत्पादन को बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको जनरली बोला जाता है एनर्जी सबसाइड, है ना, इसको बोला जाता है ऊर्जा सहायता, ऊर्जा या सब्सिडी बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। एक निश्चित समय में मौजूदा जो भी मतलब जो भी पदार्थ रहेंगे, है ना, लिविंग मटेरियल से बात हो रही है, क्रॉप की बात। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है? स्टैंडिंग स्टेट जो एबायोटिक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा को कहा जाता है। एनर्जी स्ट्रेस क्या होती है? वो ऐसा कारक है जो क्या करता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है, इसको एनर्जी स्ट्रेस बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड टेक्स आर कॉल्ड, है ना, स्थायी स्तरित झीलें क्या कहलाती हैं? स्थायी स्तरित झीलें क्या कहलाती हैं? तो इनको बोला जाता है, एक टर्म है मीरोमैटिक मीरोमिक्टिक, क्या बोलते हैं, मीरोमिक्टिक लेक, है ना, मीरोमिक्टिक लेक लेक्स कहते हैं। मीरोमिक्टिक लेक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको, ऐसी झीलें जहां पर पानी की परतें आपस में मिलती नहीं हैं, वे स्थायी रूप से क्या रहती हैं, स्ट्रेटिफाइड रहती हैं, स्तरित रहती हैं, इनको हम बोलते हैं मीरो मिक्टिक लेक बोलते हैं, है ना। और जो यहाँ पर ओलिगोमिक्टिक लेक क्या होती है, जहाँ पर मिक्सिंग बहुत कम बार होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और जो पॉलीमिक्टिक लेक क्या होती है, जहाँ पर कई बार साल में कई बार मिक्स हो जाते हैं, मोनो में एक बार मिक्स हो जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड हो जाते हैं या स्तरित झीलें होती हैं, इनको हम परमानेंटली स्तरित झीलें बताया है कि जो मीरोमिक्टिक कहा जाता है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास ये हाईली कॉन्केव सर्वाइवरशिप कर्व डिनोट्स, वो पूछ रहा है एक अत्यंत, ऐसा बोल सकते हैं, एक अत्यंत कॉन्केव सर्वाइवरशिप क्या दर्शाता है ना, कॉन्केव सर्वाइवरशिप क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हाई मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द यंग स्टेज, है ना, ये बता रहे हैं कि वो पूछ रहा है कि हाईली कॉन्केव कॉन्केव जो अपन देखते हैं कर्व बनता है ना ऐसे करके, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक, है ना, तो ये कॉन्केव टाइप बन रहा है, ये क्या दर्शाता है? तो इसमें शुरुआती अवस्था में क्या होती है, मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, ऐसा इसमें बताया है ना? ये आई थिंक ये फर्स्ट है, इसको देखना पड़ेगा, एक मिनट, है ना, इसको देखना पड़ेगा, मैं बाद में क्लास में डाल दूंगा, है ना। इसका कर्व तो नहीं मेरे को आ रहा प्रॉपर, आई थिंक इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड या इसको थर्ड, ऐसा कुछ है। तो आप इसको एक बार मैं बता दूंगा, है ना, ऐसे। नेक्स्ट है अपने पास अगला क्वेश्चन है कि किसी घटक में पदार्थ के कुल मात्रा का वह भाग भिन्न जो दिए गए समय में निकलता है या प्रवेश करता है, उसको क्या कहते हैं, है ना। किसी कंपोनेंट में पदार्थ की कुल मात्रा का वह भाग जो दिए हुए समय में निकलता है या प्रवेश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको टर्नओवर रेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेट कहा जाता है। पास ये हो जाता है, टर्नओवर रेट का मतलब यही होता है कि एक ऐसा ड्यूरेशन या टाइम पीरियड जो इकोसिस्टम में किसी पदार्थ के लिए पूरे स्टॉक को पूरी तरह से बदलने के लिए आवश्यक होता है, जिसको टर्नओवर रेट कहते हैं, है ना, टर्नओवर रेट कहते हैं। ये बोल रहा है ना, किसी घटक में पदार्थ की कुल मात्रा का वह जो भिन्न दिए हुए समय में निकलता है, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है, ये जो मैं फर्स्ट बता रहा था, तो जिसमें पूरी बदलने की जो कैपेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, उसको टर्नओवर टाइम कहते हैं। रेसिडुअल टाइम वह औसत टाइम होता है जो विशेष पदार्थ या किसी सिस्टम के भीतर व्यतीत करते हैं, उसको बोलते हैं। तो अपने अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एलमाऊ अभ्यारण्य स्थित है। एलमाऊ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पलामू लिखा है वैसे यहाँ पर, पलामू, सॉरी, पलामू सेंचुरीज कहाँ पर है? कैसे कर दिया है।
कलाम हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो राइट आंसर है, वैसे जो ये है कि बिहार आंसर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ बिहार में ये अभ्यारण्य है, ये जब झारखंड राज्य का गठन से पहले ये किसका, बिहार का हिस्सा हुआ करता था, ऐसा है। तो राइट आंसर बिहार है इसमें, लेकिन अभी आप देख लेना इसको। कर्नाटक, आपको पता है कर्नाटक में बांदीपुर और अ, नागरहोल है ना, बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व हैं, तो आप यहाँ याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन के लिए है ना, और ये एक जल्दापारा है ना, इनमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, अपन देखेंगे। उड़ीसा में सिमलीपाल सिमलीपाल और भितरकणिका है ना, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान भी अपन को यहाँ मिलते हैं। तो अपना राइट आंसर तो ये है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल वाज फर्स्ट ऑफ आल गिवन बाई, है ना, वाई आकृति का ऊर्जा प्रवाह प्रदर्श सर्वप्रथम दिया गया था किसके द्वारा। तो ये तो अपन ने पढ़ा ही है ना, ये तो पढ़ा ही है, ये ओडम ने दिया था। ईपी ओडम ने नहीं दिया था, एसटी ओडम ने दिया था, है ना। ईपी ओडम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं, है ना। ईपी ओडम को पारिस्थितिकी का जनक बोला जाता है, जबकि एचटी ओडम थे, इन्होंने दिया था जो वाई शेप्ड वाला है ना, ऊर्जा प्रवाह इन्होंने दिया था। तो आप याद रखेंगे। लिंडमैन ने क्या दिया था, अपन ने पढ़ा है 10% ऊर्जा का नियम, एनर्जी वाला नियम दिया था। और एल्टन के बारे में कौन नहीं जानता, इन्होंने पिरामिड के लिए दिया था, है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल क्लोनिंग वाज डन इन 1917 1997 एट, किसका सबसे पहले सफल क्लोन बनाया गया था। जंतु क्लोन की बात हो रही है ना, जंतु क्लोन की बात हो रही है। तो ये रोसलिन इंस्टीट्यूट ने बनाया था, है ना, किसने बनाया था, रोसलिन इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और इन्होंने ये स्कॉटलैंड में है ना, स्कॉटलैंड में है। और पहले एक वयस्क कोशिका से सफल क्लोन तैयार किया था, है ना, एक एडल्ट सेल से। ठीक है। और बाकी का तो ज्यादा रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ओल्डेस्ट व्यू एवोल्यूशन विच इज सपोर्टेड बाय। वो बोल रहा है कि जो अजीवात जनन का सिद्धांत को किसने समर्थन दिया था, वो ऐसा बोल रहा है। तो देखो, आपको डार्विन के बारे में पता ही होगा, डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था, है ना। और लेमार्क ने आपने पढ़ा ही है, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर का दिया था, है ना। ह्यूगो डी वरीज आपको पता ही है, म्यूटेशन से रिलेटेड है। बचे ये अंकल जी, तो आई थिंक ये सही है ना, इन्हीं ने समर्थन किया था एवोजेनेसिस का। एवोजेनेसिस में क्या होता है, इन्होंने बताया था कि अजीवित पदार्थों से ही जीवित पदार्थों का जीवित जीवों का निर्माण हुआ है, ऐसा है ना। इसकी पूरी एक कहानी है, कभी बताऊंगा। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीडीटी बाय मॉस्किटो इज एन एग्जांपल ऑफ। वो पूछ रहा है डीडीटी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकसित होना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो देखो, ये सीधा सीधा उदाहरण है नेचुरल सिलेक्शन का। किसका उदाहरण है, नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ पर अपन एडेप्टेशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आइसोलेशन से भी नहीं है ना, इसका भी नहीं है। जो डीडीटी के इफेक्ट में उसको रेसिस्ट कर गए, तो वो क्या है, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। कहानी लंबी है, एवोल्यूशन का भी पढ़ना हो तो मैं बता दूंगा। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बेसिस ऑफ फॉसिल्स स्टडी वाज गिवन। वो पूछ रहा है जीवाश्मों के आधार पर प्रलय के सिद्धांत दिया था निम्न में से किसने दिया था। देखो, डार्विन ने दिया नहीं था, अब भी अपन ने पढ़ा जस्ट, है ना। और अपन ने क्या पढ़ा था, लेमार्क कहाँ थे, इन्होंने भी नहीं दिया, इन्होंने बचा ये, तो अपन सीधा सीधा लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंड बाय कंकरेंट मेथड इंडिकेट्स द। वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है, मैं आपको सीधा समांगी विचलन रीति है जिसको कंकरेंट मेथड बोलते हैं, द्वारा ज्ञात किया गया कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या संकेत करता है, वो पूछ रहा है इन सब में से। तो ये करंटली बेस्ड क्वेश्चन है, आप बस इतना डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अपने पास, 1 मिनट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, वो पूछ रहा है। देखो सीधा सीधा निम्न में से डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है ना, इज नॉट पूछ रहा है ना, ये तो आप सीधा लगा दें तभी हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएशन, ये आपको छात्रों का भार, ये पढ़ना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन अपन को, मतलब रटने जैसे हैं। नेक्स्ट, इनको ज्यादा नहीं समझा सकता। गोले शेल्स इज जनरली यूज्ड, वो पूछ रहा है गोले शेल सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, है ना, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, किसके लिए, इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में गोले का इस्तेमाल किया जाता है, गोले शेल, है ना। और रिफ्रैक्टरी में ये जनरली ये तो अपवर्तनांक से रिलेटेड है, ये वेव से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रोड के मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो अपना इन सबसे कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास द रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेम इज अबाउट, वो पूछ रहा है टेम। टेम क्या होता है आपको पता ही होगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप सॉरी। इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है 0.2 नैनोमीटर होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है, जो आपको याद रखना है ना। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, और 0.02 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। और 4 है, ये अपन सैम के लिए हो सकता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, तो अपना राइट आंसर ये है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि रोनकियर द्वारा प्रतिपादित आवृत्ति का नियम निम्न में से किस प्रकार से सही दर्शाता है। तो ये सीधा रटने बेस्ड क्वेश्चन है, आप रट लो इसको, ये है ना। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट है ये भी छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए उचित माध्य क्या है, फॉर द टेस्टिंग इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट सूटेबल एवरेज इज, ये पूछ रहा है। तो ये भी अपना रटने जैसे ही क्वेश्चन है, इसको मीडियन बोलेंगे, मीडियन याद कर लो। कुछ क्वेश्चन है मुझे, मतलब ये स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, तो आप क्या कर लेना। HPLC इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन, वो पूछ रहा है HPCL ज्यादा, HPCL का उपयोग ज्यादातर किसके आइसोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ओलिगोसेकेराइड और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम जनरली HPCL का उपयोग करते हैं, है ना, HPCL का उपयोग करते हैं। लिपिड से मतलब नहीं है, है ना, लिपिड मतलब बाकी का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं तो मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देता। नेक्स्ट वन है लॉजिस्टिक कर्व रिप्रेजेंट द, वो पूछ रहा है लॉजिस्टिक कर्व क्या दर्शाता है, लॉजिस्टिक कर्व क्या दर्शाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सरल क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक कर्व एस कर्व दर्शाता है ना, लॉजिस्टिक कर्व क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, एस कर्व दर्शाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रुप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, वो पूछ रहा है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है, ये जो जनरली है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड नहीं है। आपने पढ़ा होगा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है ना, बाकी के सब रिलेटेड हैं। ये सीक्रेटरी एंटीबॉडीज है, जो अपन को लार में भी मिल जाएगी, आंसुओं में, है ना, और रेस्पिरेटरी इसमें म्यूकस सिस्टम के म्यूकस में भी मिल जाती है। ये क्या है, बीटा लिम्फोसाइट्स है, जो रिसेप्टर के रूप में मौजूद होती है। ये एलर्जिक रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन करवाती है ना। तो बाकी की चीजें मिल जाएगी, ये कोई एंटीबॉडीज का ऐसा नाम नहीं है, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, पर ये रॉन्ग है ना, ये बाकी की सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन अपन क्वेश्चन है, बेसिलस थोरेंजेंसिस से प्राप्त होने वाले बीटी बीटी जो है ना, बीटी टॉक्सिन, वो बोल रहा है BT2 जीन, है ना, जो बीटी टॉक्सिन को संकेतन करता है, को पौधों किससे रक्षा करने में उपयोग में लाते हैं। वो पूछ रहा है कि देखो सीधा सीधा इसको मैं बोल देता हूँ कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा BT2 जीन जो होता है पौधों को बचाने में मदद करता है, कौन से कीट से, वो ऐसा पूछ रहा है।
तो देखो निमेटोड्स आपको पता होगा ये सॉइल में होते हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है कॉटन में एनिलिड्स भी कोई वो करते नहीं हैं, है ना। और घोंगे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है ना। बचा अपने पास एक इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा अगर अपन कॉटन को इन्फेक्ट करता है तो वो इंसेक्ट करते थे, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जीन क्या करते हैं, इन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कोड करता है, जो विशेष जो हानिकारक कीट होते हैं उन्हीं कीट्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इज नॉन एज। वो पूछ रहा है सीधा सीधा, दूध उत्पादन के बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का उत्पादन क्या कहलाता है। इसको मॉलिक्यूलर फार्मिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग ये अपनी परंपरागत मतलब मिल्क प्रोडक्शन से है, ये इससे मतलब है नहीं एटॉमिक फार्मिंग, और ये भी अपन ने कहीं नहीं सुना है ना। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। वो पूछ रहा है किसने सबसे पहले इंटरफेरेंस डिस्कवर्ड किए थे। ए इशाक और जे लिंडरमैन ने किए थे, है ना। और इंटरफेरेंस क्या होते हैं आपको पता होगा, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, देखना बताना मेरे को, है ना। नेक्स्ट और लास्ट, नेटी एंड डिटो आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोन फ्रॉम। वो पूछ रहा है जो नेटी और डिटो है किसके क्लोन हैं, किसके क्लोन के उदाहरण हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स के उदाहरण हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक सेल्स के उदाहरण हैं। और 1 मिनट।